नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों ने कोरोना वॉरियर्स अवार्ड किया वापस। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। नशाखोरी के दौरान चली गोली, एक की हालत गंभीर। हाथ में पौधे का डिब्बा, मुंह में ऑक्सीजन लेकर लोगों को युवक द्वारा किया जा रहा है जागरूक। खबरें अब विस्तार से। 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। वार्ड बॉय भी शामिल हुए हड़ताल में। सरकार से नाराज नर्सों ने लौटाया कोरोना अवार्ड। सरकार को सद्बुद्धि देने धरना स्थल पर किया हवन यज्ञ। हड़ताल के चलते मरीजों की बढ़ने लगी परेशानी। हम आपको बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन की 30 जून से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। नर्सों की हड़ताल लंबी खिंचने से अब मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। नर्सें अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं, जिनकी सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ये सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में मरीजों की अच्छी सेवा करने का जो अवार्ड इन्हें सरकार द्वारा मिला था, उसको 40 नर्सों ने श्याम साय मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर को लौटा दिया है। साथ ही आज इन नर्सों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन एवं यज्ञ भी किया। इनका कहना है कि सरकार उन्हें अवार्ड दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, इसलिए ये अवार्ड हमारे किसी काम का नहीं। इनके द्वारा कहा गया कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। यदि उसको सद्बुद्धि देने के लिए हमने ये यज्ञ किया है, जिससे सरकार का ध्यान जाए और वो हमारी बात माने। गौरतलब है कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नर्सें 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई थीं। पिछले काफ़ी समय से ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रही थी। सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए उन्होंने कई बार के प्रयास किया, लेकिन उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंची और ना ही सरकार ने कोई ध्यान दिया, जिसके चलते ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई हैं। इनके हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफ़ी असर पड़ रहा है और इसका खामियाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही ये हड़ताल और आगे बढ़ी तो मरीजों की परेशानियां काफ़ी बढ़ सकती हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में अंबिका तिवारी, जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा प्राप्त जानकारी के। कोरोना अवार्ड भी आपने वापस कर दिया है और आज भी हम उनके क्या है पूरी। कोरोना अवार्ड वापस करने का मकसद ये था कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ कागज पत्थर ही तो बांटती रह गई। क्या किसी का परिवार कोरोना अवार्ड के एक पेपर से पेट भरता है? इसके लिए तो हमको वेतन चाहिए और वेतन के लिए हम सेकंड ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो दिया ठीक है, सम्मान तब होगा जब सरकार सेकंड ग्रेड पे बात करेगी। आज हवन भी कर रहे हैं, अवार्ड बॉय भी आज हवन मध्य प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि यज्ञ के लिए किया गया है, ताकि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार अस्पताल के अंदर मचा हुआ है, एक एक मरीज इलाज के लिए, दवाई के लिए तड़प रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि दे ताकि हम लोगों से बात करके हमारी मांगों को मान लें, ताकि हम लोग अस्पताल वापस उनकी सेवा में संलग्न हो जाएं। वार्ड बॉय भी सपोर्ट है। वार्ड बॉय की एक अपनी अलग समस्या है कि 18,000 रुपये महीने का जब अनुबंध है तो उनको 7,500 किस हिसाब से दिया जा रहा है, जैसा कि वार्ड बॉय का एक ग्रुप मेरे को बताया। तो इसलिए हमारा उनके लिए भी निवेदन है कि हमारे यहाँ का अस्पताल प्रबंधन उनकी बात को सुने और एक ऐसी वेतन दे जो कि अनुबंध से जुड़ा हुआ है। जिले में कुल कितनी नर्सेस हैं जो विरोध में हैं? हमारे जिले में लगभग 1500 नर्सें हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रही हैं। और इस तरह से अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 40,000 के आसपास चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की नर्सें आंदोलन पे हैं। अवार्ड वापस किया था, तो क्या कौन सा अवार्ड था सर और क्या व्यवस्थाएं में? ये कोरोना वॉरियर के इनको एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू किए थे शासन ने, तो वो कल ये लोग मॉक के रूप में आए थे और करीबन 40-50 लोग ने अपने जो सर्टिफिकेट उनको हम लोगों ने दिए थे उस समय वो वापस किए हैं। सर व्यवस्थाएं क्या लिए क्या लगा? व्यवस्था के लिए हमने 5 नर्सिंग कॉलेज है जो प्राइवेट, उनसे तकरीबन प्रतिदिन 60 से 70 नर्सिंग स्टाफ हम लोगों को मिल रहा है। उन्हीं से अभी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा हमारे 116 इंटर्न हैं, वो जो ड्यूटी पे लगे हैं, वो नर्सिंग स्टाफ की तरह काम भी कर रहे हैं और हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो है वो लोग को भी तत्परता से अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हाथ में पौधे का डिब्बा,
और मुंह में ऑक्सीजन लगाकर पेड़ लगाने लोगों को जागरूक कर रहा युवक गांव-गांव भ्रमण कर पर्यावरण बचाने जगा रहा देश। हम आपको बता दें कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 2 छात्र अपने अलग अंदाज में वृक्षारोपण को लेकर जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये छात्र लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करने के साथ ही उससे होने वाले फायदों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं और स्वस्थ रहें। हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। इस बात का पता हम सबको कोरोना काल के दौरान आए संकट की घड़ी में पता चला। ऑक्सीजन की कमी से सरकार से लेकर आम आदमी तक परेशान रहा और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकता रहा। इसकी कमी के चलते बहुत सी मौतें भी हुई। ऑक्सीजन की कमी की मुख्य वजह हमारे आसपास के पौधों का न होना, इसलिए सरकार भी लगातार वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। पेड़ पौधे हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके बिना इस ग्रह पर हमारा अस्तित्व असंभव है। इसके अलावा पेड़ों के रोपण के अन्य कई लाभ हैं। वृक्षारोपण के कई फायदे हैं। ये पेड़ पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही गर्मियों के दिनों में छाया प्रदान करते हैं। पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण में ताजगी बनी रहती है। इन दिनों वाहनों और औद्योगिक फैक्ट्रियों से प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में हमें मदद मिलेगी। रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 2 छात्र भी अपने अलग अंदाज में लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये छात्र हाथों में पेड़ लिए हुए हैं और मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और समय रहते हमने इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही पेड़ कटते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए साथ में घूमना पड़ेगा। ये सही समय है जब हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और उस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी ले सकें। प्रस्तुत है इस संबंध में दोनों युवक आयुष तिवारी एवं रितेश द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। पेड़ लगाए हुए हैं और ऑक्सीजन भी पहने हुए हैं। क्या जी बताना हमारा उद्देश्य ये है, इससे मतलब ये मोटिव है हमारा कि अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो इन फ्यूचर हमें ऐसे ही सिलेंडर लेकर और ऐसे ही मास्क लेकर हमें पूरा अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिसलिए इसकी ज़रूरत ना पड़े हमें भविष्य में। कोरोना काल में भी ऐसे हाँ, कोरोना काल में जैसे कि हम सब ने देखा है, पूरा विश्व झेल रहा है कि कितनी मृत्यु हुई हैं और हमारे देश में स्वयं इतनी मृत्यु हुई हैं, जो मतलब ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मृत्यु हुई हैं। इसीलिए अगर हम पहले ये सब ध्यान दिए होते तो ऐसी मतलब वो ना आती प्रॉब्लम की जिससे ऑक्सीजन कारण इतनी मृत्यु होती। कहाँ से आए हैं आप? क्या हम सिरमौर से हैं, सिरमौर तहसील से। क्या काम क्या करते हैं? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, BA LLB कर रहा हूँ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से। कहाँ आपने कितने लोग को जागरूक किया? अब तक कहाँ कहाँ जा कर के पेड़ वगैरह लगाए? और चालू हुआ है, क्योंकि 1 से 7 जुलाई तक जब मैं विद्यालय में था तो वहाँ भी वन महोत्सव मनाया जाता था और हमारी एक विद्यालय है विद्या ज्योति स्कूल, वहाँ पे भी वृक्षारोपण का कार्य किया जाता था। और इसीलिए मेरा ये मोटिव है कि अभी तो कॉलेज बंद है तो हम अभी ये सही समय है कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कितने लोग का आपका ग्रुप है? कैसे? जी हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम 3 लोग हैं। एक मैं आयुष तिवारी, एक ये मेरा मित्र है रितेश द्विवेदी और एक ऋषभ त्रिपाठी है लौवा लक्ष्मणपुर का। पेड़ इसमें बरनी में क्या लग रखे हैं? इस पे एक मेरा पीपल का वृक्ष है और बरगद का, जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। साथी के साथ ऑक्सीजन प्लांट, क्या इसका उद्देश्य है? क्या बताना चाहते हैं इस बैनर के इसका बैनर के माध्यम से हमारा लोगों तक ये जागरूक करना है कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन अब सीमित है। लोग शहरीकरण के चक्कर में पेड़ को काट रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रदूषण हो रहा है। तो पेड़ लगाने से हमारा जीवन स्वच्छ होगा, हमारे वातावरण स्वच्छ होगा और हमारा जो जीवन यापन है वो लंबे समय तक रहेगा। अन्यथा 10 साल बाद हम देखेंगे कि सिलेंडर, जैसे हमारा मित्र सिलेंडर बनाए हम लोग पीपल का पेड़, ऐसे लेके घूमना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। कितने लोग को जागरूक कर रहे हैं? कहाँ कहाँ तक? हम लोगों ने अभी वन महोत्सव जो कि KM मुंशी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1950 में, उस पहल से लेके हम लोगों ने अभी कल कॉलेज चौराहा पे किए थे, आज कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं और हमारा मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। जी। क्या नाम है? मेरा नाम रितेश द्विवेदी है, मैं BA हिस्ट्री ऑनर्स अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का छात्र हूँ, 2nd ईयर का। रीवा के सामान थाना अंतर्गत उर्राहट में दोस्तों के बीच पार्टी के दौरान चली गोली,
उदय मिश्रा नाम के युवक के सिर में लगी गोली, घायल को गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में किया गया भर्ती। फिलहाल पुलिस घटनास्थल को सीज कर रही है जांच। हम आपको बता दें कि आदित्य नाम के युवक ने कुछ दिनों पहले उर्राहट में किराए का मकान लिया था, जहां पर अक्सर उसके दोस्तों के साथ मिलकर वो पार्टी किया करता था। शनिवार को आदित्य कहीं बाहर गया हुआ था और उसके रूम में उसकी गैर मौजूदगी में उसके 3 दोस्त पंकज, शिवम और उदय पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ विवाद हो गया और उदय के दोस्तों ने उसके सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनते ही मकान मालिक कमरे में पहुंचा तो उदय लहूलुहान पड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और घायल को ऑटो में बिठाकर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले गया। उदय के सिर में गोली लगने से उसका खून काफ़ी बह गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कमरे की बारीकी से जाँच कर रही है, जहां पर उन्हें एक कट्टा मिला जिससे गोली चलाई गई थी। साथ ही नशे का कुछ सामान और मोबाइल भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मकान मालिक से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है और कमरे को सीज कर आगे की जांच कर रही है। घटना के बाद से दोनों दोस्त फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि वही मौके की जानकारी मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई तथा घटना की बारीकी से जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि बोदाबाग निवासी घायल उदय मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पूरी घटना में ये सामने आया है कि शिवम सिंह पर गोली चलाने की शंका की जा रही है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रस्तुत घटना के संबंध में मकान मालिक रवि सेन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरा घर दैनियाड़ मोड़ के पास है और मेरे घर में के सामने एक पंकज रहता है, जिसने जान परिचय होने के बावजूद उसने एक लड़के को रूम दिलवाया मेरे यहाँ, जिसका नाम है क्या कहते हैं आदित्य तिवारी उर्फ सिब्बू। और उसने अपना आधार कार्ड दे के मेरे यहाँ रूम ले लिया 23 तारीख को रूम लिया दिनांक इसी महीने पे। और उसके साथ एक शिवम नाम का लड़का था, वो रहता था और ये पंकज दोनों आते थे आधी रात में। और शिवम ने अपना जो है तो आधार कार्ड नहीं जमा करवाया। जब मुझसे मांगा गया, हमारे घर वालों ने बोला कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, तो उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ मांगा। आज ये घटना हुई है कि जैसे इन लोगों के पास मोबाइल नहीं था शिवम के पास, इन्होंने मेरे नंबर से एक उदय लड़का था जो आता जाता था रूम में, पहले भी आता था और आता जाता था, तो इन्होंने मेरे नंबर से इसको फ़ोन लगा के बुलवाया है। और उसके बाद जैसे ही वो रूम पे आया है तो इन्होंने फिर मुझे उदय ने मुझे कॉल करके बोला कि भैया एक बोतल पानी भेज दीजिए। तो मैं जैसे ही बोतल दिया हूँ उनको और पानी देने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम पे आया हूँ तो 5 मिनट बाद गोली चली है। और गोली चलने के बाद इतनी तेज़ आवाज़ आई है कि मैं नाश्ता कर रहा था, तो नाश्ता जैसे ही मुँह में डाला तो सीधे मैं भाग के गया हूँ। तो दरवाज़ा जैसे ही खोला हूँ तो ये लड़का जो है तो चिट्ट पड़ा था और दोनों लड़के जो है तो भाग गए, शिवम और पंकज दोनों लड़के भाग गए। क्या कर रहे थे? तो क्या करने आए थे? दारू पार्टी थी क्या? दारू नहीं, पता नहीं क्या। मैं रूम पे गया तो देखा तो गांजा वगैरह कुछ पड़े थे, ऐसे कुछ पड़े हुए थे और ये लड़का ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने किसी तरह भाग के वहाँ से, ये दोनों तो फरार हो गए। फिर मैं सामान थाने गया, 108 को फ़ोन लगाया तो 108 आने में करीबन आधे घंटे लग गए। तो फिर मैं अपनी ही क्या कहते हैं प्राइवेट ऑटो में बैठा के फिर मैं यहाँ तक ले आया पुलिस बल के साथ। कहाँ लगी है गोली? गोली सिर पे लगी है। क्या रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला बोदाबाग का है। दोनों लड़के को जानते थे लोग और लोग? जो 2 लड़के रहते थे उसमें से एक पंकज था, एक शिवम था और रूम लिया था क्या कहते हैं आदित्य ने। ये क्या भी जानकारी है? ये सैन साहब का मकान है। इनके मकान में कुछ लड़के किराए से रहते थे। अभी उस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसमें एक उदय मिश्रा है जो आया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो बोदाबाग का निवासी है। उसको गोली लगी है सिर में, ठीक है। जिस तरह से गोली चली है 1:12 पर बता रहे हैं जो मकान मालिक के बच्चे हैं यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि जैसी गोली की आवाज़ सुनी कि बाहर निकल के आए तो देखा कि एक लड़का था
जो उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था घायल को, और एक लड़का जा रहा था निकल के। और इस तरह से जो प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से कुछ घटना घटी है यहाँ पर। अब वो घटना क्या है उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही, लगातार पूछताछ कर रही। घायल के पिता से बात हुई है, वो ऑन द वे हैं, वो बैतूल गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। घायल की बहन से ही बात हुई है, वो अस्पताल पहुँच गए हैं, उसका सिटी स्कैन हो रहा है। अभी वो जीवित है, उसका इलाज चल रहा है। कमरे में क्या मिला है? कमरे में एक कट्टा मिला है, कुछ गांजे की चिलम मिली है, कुछ सिगरेट के खाली पाउच मिले हैं, और अभी पुलिस तलाशी ले रही और देखते हैं कमरे में क्या क्या है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का किया पुतला दहन। शिल्पी प्लाजा के पास आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। हम आपको बता दें कि सीहोर में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा द्वारा गत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में बॉक्स ब्रिज का जबरन उद्घाटन करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि इसके एक दिन बाद ही इस पुल का उद्घाटन सीएम के द्वारा किया जाना था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसको लेकर अब पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि एनएसयूआई का ये कहना है कि जो भी विपक्ष की भूमिका निभाता है उसके ऊपर ये सरकार एफआईआर दर्ज करवाती है और दबाव बनाती है। अभी हाल ही में सज्जन सिंह के ऊपर एफआईआर का मामला दर्ज किया गया है। एनएसयूआई ने कहा कि चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर बीजेपी सरकार के द्वारा या तो एफआईआर कराई जाती है या फिर उसके घर में छापा मार दिया जाता है। विपक्ष की भूमिका निभाना संवैधानिक अधिकार है और जनता की आवाज़ यदि नहीं उठाई जाएगी तो तानाशाही शासन कहलाएगा, जो आजकल चल रहा है। एनएसयूआई ने मांग की है कि सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर दर्ज किया गया मामला जल्द से जल्द वापस लिया जाए। प्रस्तुत है इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस अनूप सिंह चंदेल से प्राप्त जानकारी के अंश। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिलकर पुतला जलाया है। ये भाजपा सरकार लगातार विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे जनप्रतिनिधि जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे कमलनाथ जी की बात रही हो, एफआईआर किया इन्होंने, चाहे दिग्विजय सिंह है, अभी सज्जन भैया के ऊपर एफआईआर इन्होंने किया है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि जब आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष का जो रोल होता है वो अदा करते हैं, तो आप उन पे एफआईआर करके उनको चुप कराने का प्रयास करते हैं। अभी 2 दिन पहले सज्जन भैया ने एक जो पुल बन के तैयार था, पिछले 2 महीनों से पुल बन के तैयार था, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा था। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जब पुल का उद्घाटन किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आज हम सभी युवा साथी ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सज्जन भैया के ऊपर एफआईआर जो कायम हुआ है तत्काल वापस लें, नहीं तो पूरे जिले का और प्रदेश का यूथ सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगा। मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है, यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष। कलेक्टर कार्यालय के पीछे आज नगर निगम दस्ते के द्वारा कार्यवाही करते हुए करीब आधा दर्जन गुमटियों एवं अतिक्रमण को कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी के निर्देश पर आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा हटा दिया गया। हम आपको बता दें कि रीवा में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां एक और शासन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, वहीं अतिक्रमणकारी भी तू डाल में 5 की तर्ज पर अतिक्रमण हटाए जाने के कुछ दिनों बाद ही फिर वहीं दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से शहर का यातायात बाधित होता है। आपको बता दें कि एक तरफ अतिक्रमण हटाया जाता है तो दूसरी तरफ चालाक अतिक्रमणकारी दूसरे ही दिन उग जाते हैं, जिसके चलते एक और कर्मचारियों को अपने अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी अपनी रोजी रोटी का हवाला देकर आरजू मिन्नत करते दिखाई देते हैं या फिर गुंडागर्दी के बल पर फिर वहीं जम जाते हैं। वहीं रीवा कलेक्टर एवं निगमायुक्त के द्वारा शहर को व्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर निगम दस्ते द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे अवैध रूप से स्थापित अतिक्रमणों को हटा दिया गया। प्रस्तुत है अतिक्रमण प्रभारी ज्ञानेन्द्र चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश।
आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में क्या कर रहे हैं? ये कलेक्टर साहब के आदेश पे ये जो अवैध गोमतियाँ रखी होती उनको हटवाया जा रहा। कितनी गोमतियाँ रही होंगी? 6-7 गोमतियाँ थी, जिसमें कलेक्टर साहब ने तक जाना हमारे कमिश्नर मृणाल मीना साहब का आदेश था, तो उनके आदेश पे किया था। आपका नाम? ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।